साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2018 में जो भी आपके इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, किस सेक्शन से, इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, हम उसको डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ जगहों पे हम एलिमिनेशन राउंड भी लगाएंगे जहाँ पे आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बार 2018 में इन्वायरमेंट सेक्शन से करीब 25 से 26 क्वेश्चन आए थे। आइए जल्दी उनको हम देखते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। आपको पता है भारत में जो बाघ परियोजना थी वो 1973 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1973 में शुरू की गई थी। पर जो ऑप्शंस दिए गए थे सारे के सारे गलत थे, क्योंकि आपको पता है 1972 में स्टार्ट क्या किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1972 में स्टार्ट किया गया था। और जब बोलता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में स्टार्ट किया। दोनों को आप अंतर याद रखिए। इसके साथ साथ जब बोलता है जैव विविधता अधिनियम वो 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में। तो याद रखिएगा जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का है तो 1972। जब बोले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और जब जैव विविधता अधिनियम की बात की जाए तो याद रखिए 2002। और जब टाइगर प्रोजेक्ट की बात की तो वो क्या 1973 है। तो 1973 के ऑप्शन में आने यूपीपीएससी इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट ही कर देते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव जनित जीनोम का उदाहरण है? ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो मानव जनित जीनोम का, मतलब जिसको मानव फुल्ली गवर्न करता है। तो आपको पता है जल तंत्र फुल्ली हम गवर्न नहीं करते हैं। घास का मैदान, भाई बहुत सी ऐसी जगह जहाँ घास का मैदान हम गवर्न नहीं करते हैं। वर्षावन, भाई वर्षावन तो अपने आप उगते हैं ना, ये भी गवर्न नहीं करता। बचा हमारे क्या, फसली भूमि, क्योंकि जो फसली भूमि होती है वहाँ पे हम खुद कल्टीवेट करते हैं, पानी चलाते हैं, खाद देते हैं, तो उसको हम गवर्न करते हैं। तो मानव जनित कौन सी हो जाएगी? तुम्हारी फसली भूमि हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया, आप देख लेंगे। जो भी शॉर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे शॉर्ट्स हैं, पक्का यूट्यूब पे देखा करिए शॉर्ट्स मेरे। तो जो कंगारू चूहा है ये सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये हाल ही में स्टार्ट हुआ था इसलिए उसमें करंट में था ये। जो पहला आपका सॉरी यहाँ 18 है ये, जो पहला मरीन बायोडाइवर्सिटी केंद्र था वो आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ था। और गुजरात में भी कहाँ? तो गुजरात में एक जगह है आपका जामनगर। ठीक है, गुजरात में कहाँ? जामनगर में देश का पहला मरीन ड्राइव बायोडाइवर्सिटी सेंटर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिए, करंट से रिलेटेड भी था बट चूंकि इन्वायरमेंट से इसलिए इसको रखा गया है। अगला हम देख रहे हैं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसको देखते आइए। तो आपको याद होगा जो विश्व जैव विविधता दिवस होता है वो आपका मई में मनाया जाता है। वो भी मई में भी कब? आपका 22 मई को। कब? 22 मई को हम जैव या विश्व जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, जल दिवस और पृथ्वी दिवस सब आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों अक्सर 22 है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को पक्का याद रखना है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, वो कब मनाई जाती है? हमारी 22 मार्च को मनाई जाती है। अगला देखते हैं आइए। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? मतलब जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है ओजोन का वो किसमें मिलता है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और इकोस्फियर। आपको पता है जो ओजोन की जो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फियर में होती है। और स्ट्रेटोस्फियर के बारे में आप पक्का जानते ही होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप, ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? जो आपको पता है जब पूरे वर्ल्ड का जब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा तो बहुत सी आपकी प्राकृतिक आपदा आएंगी। पहला कह रहा है केवल चक्रवात की? नहीं भाई, चक्रवात क्या, चक्रवात, आंधी तूफान सब, हाँ देखिए सब ऑप्शन, चक्रवात भी आएगा, तूफान भी आएगा, बवंडर भी आएगा, बाढ़ भी आएगी, सब आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी, क्योंकि सारे के सारे ही सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, स्वशासन संरक्षित नीति का उदाहरण है जयमंडलागार, ठीक है, जयमंडलागार, वनस्पति बाग, फिर आपका कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन। तो जीवों को उनके प्राकृतिक रहने के लिए, ठीक है, जो इन सीटू बोलते हैं, स्वशासन को बोलते हैं इन सीटू। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, जो एक्स सीटू एक्वेरियम वगैरह हो गया, एक्स सीटू हो गया। ठीक है, जब इन सीटू जो उनकी प्राकृतिक आवास, जो प्राकृतिक जगह जहाँ पे वो रह सकते हैं उसको हम इन सीटू कहते हैं। तो आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन का संरक्षित रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? आपको पता है कि जो आपका वानस्पतिक बाग होता है इसमें इसको हम लगाते हैं। ठीक है, इसको हम अपनी तरफ से लगाते हैं।
तो ये हमारा इन सिटू का नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इन सिटू का एग्जाम्पल ये जो वनस्पतिक बाग है, बॉटेनिकल गार्डन है, वो इन सिटू का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। हमारे कौन से वनस्पति उद्यान इसमें नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में चूंकि आपको पता है इसमें जंगल भी होते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, पवित्र उपवन तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैवमंडल अगार इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। तो हम हमारा इन सिटू में क्या हमारा है, जिसमें हम सब लगाते हैं, वो हमारा वनस्पति बाग नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण निम्नलिखित में से क्या पैदा करते हैं। आपको पता है जो सन से जो पराबैंगनी रेज आती हैं वो आपकी ओजोन ओजोन जो होती है O3 होता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पड़ती है तो O3 O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको नवजात ऑक्सीजन होता है, इसमें ब्रेक कर जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है, तो आपको पता है ओजोन ही पैदा करती है, ठीक है। जो पराबैंगनी किरणें होती है आपको हार्मफुल, आपको पता है, जो हमारी ओजोन की लेयर होती है उनको छान के हमारे लिए जो अच्छी होती है उसी को नीचे भेजती है, इसलिए हम ओजोन लेयर को हम पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। ओजोन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रेटनिंग पनीर, हाँ पनीर पक्का बिल्कुल खराब होता है, रेटनिंग सही है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, आपको पता है बिल्कुल, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो प्लाज्मिड्स पे बिल्कुल वर्क कर रही है, ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन, आपको पता है कि चावल की एक बहुत अच्छी किस्म है गोल्डन चावल, जिसमें हमने फोर्टिफाइड, हमने कुछ ऐसा जीन में चेंजेस लाए हैं हम, जिसके चलते उसमें विटामिन ए की मात्रा एक्सेस में डाली गई है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है टोजोन परत, सॉरी टोजोन नहीं, कौन सी परत, ओजोन होता है ये, ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर नहीं, जो ओजोन परत होती है वो सबसे अधिक किस्म होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो दोनों पहले हमने क्वेश्चन देखा था किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, तो गलत हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर नहीं होती। क्या होगी यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन परत है सबसे मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होती है कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसको छोड़ के, ये ओजोन है, ठीक है, टोजोन नहीं है, सॉरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। ये आपका पहला कह रहा है कि जो बांदीपुर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल सही, हाँ वहीं पे है। जो मानस है, मानस नहीं होता, मानस नहीं, मानस होता है, मानस वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आपका असम में है, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, आपको पता है कि केरल में पेरियार नदी बहती है, तो भाई केरल, ये भी सही है। फिर क्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नहीं, ये आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है, ये उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी कहाँ पे है, मयूरभंज जिला। उड़ीसा में एक जिला है मयूरभंज, मयूरभंज जिले में ही आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही, मतलब कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मीथेन निम्न में से किसके द्वारा निकलती है और सर्जित होती है। केवल धान के खेतों द्वारा, बिल्कुल भाई, धान के खेतों में से मीथेन निकलती है। केवल दीमक की बाम्बी से, हाँ जो दीमक होते हैं उनकी जो बाम्बी, उनकी जो नहीं छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाते थे उसमें से भी निकलती है, दोनों सही है। फिर कह रहा है ए और बी दोनों से, हाँ दोनों ही सही है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि दोनों से ही निकलती है। हाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो देखेंगे कि मैक्सिमम को हम आराम से हम बिना एलिमिनेशन के भी हम कर सकते हैं, हल्का सा दिमाग लगा के, ठीक है। आइए नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की बचत के लिए निम्न, आपको पता है, सबको पता है, समपोषणीय विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई इस समय कि जो बहुत हम एक्सेस सुख ले रहे हैं उसको हम थोड़ा त्याग कर दें, और इसके साथ साथ जो भविष्य में जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम कुछ बचा कर उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में आपका, जो कि एम्स्टर्डम में कहाँ है, ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड पता बहुत ही शांत कंट्री है, ठीक है, तो उसी में एम्स्टर्डम है जहाँ पे इसका मुख्यालय है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। पहला नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द्वितीयक प्रदूषक। अब कह रहा है पहला हमारा CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई एश, ये तीन, ये पहला आपको पता कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही सीधे अफेक्ट करता है, तो ये हमारा प्राइमरी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप लगा के सो जाइए किसी कमरे में तो सुबह तक उठेंगे नहीं, ये भी सही है। फ्लाई एश, आपको पता फ्लाई एश सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सीधे ही फेफड़ों पे, और जो भी आपके कोयले जहाँ जलते हैं वहां से बहुत जाते हैं, तो सीधे सीधे तीनों ही प्राइमरी है। बट जो स्मॉग होता है, ये आपके एल्युमिनियम या सल्फर हो गया या नाइट्रेट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये जब धुएं में मिल जाते हैं तो वहां से स्मॉग निकलती है, तो ये हमारा सेकेंडरी है, और बाकी सारे हमारे क्या है, प्राइमरी हैं। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये स्मॉग हमारा क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला जा रहा है निम्नलिखित परिस्थितिकी तंत्रों में से किसकी प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है, मतलब किसमें बहुत ज्यादा होती है। हाँ गहरे समुद्र में बिल्कुल होती है भाई, थोड़ी बहुत होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, हाँ। विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि थोड़ी एरिया में बहुत ज्यादा विविध टाइप के प्लांट्स भी मिले, और आपके एनिमल्स में उसको विविधता कहते हैं।
तो कह रहा है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है। हाँ भाई, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में मैक्सिमम होती है, ठीक है, मरुस्थल में तो होगी नहीं। गहरे समुद्र में, भाई समुद्र में होगा बट गहरे समुद्र में नहीं होगा। फिर कोरल रीफ, कोरल रीफ भी आपको पता है जैसे हमारा लक्षद्वीप समूह वगैरह है, कोरल रीफ में भी आप कह सकते हैं कि कोरल है, ये कोरल रीफ, यहाँ पे भी जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आयोग ने दोनों ही ऑप्शन का सही माना था, बी और सी दोनों को ही सही माना था, ठीक है, दोनों ही सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21, COP21 जो था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो याद रखिए जो COP21 है वो सबसे अधिक फेमस है, उसको हम पेरिस समझौता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पेरिस समझौता ही बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? पेरिस हो जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का आपसे पूछा जाए कि पेरिस समझौता, तो पेरिस से नाम ही कोरिलेट कर रहा है, या COP21 कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? कब लोकार्पित की? तो याद रखिएगा भारत की जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन पर जो भी हमारी पहली राष्ट्रीय कार्य योजना थी वो आपकी 2008 में, ठीक है, 2008 में ये इसकी स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पूछा जा रहा है, स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? तो याद रखिए जो महासागर होते हैं वो सबसे अधिक, उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं आते हैं। जब पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? सागरीय या महासागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा स्थिर होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है इंसर्टेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जो इंसर्टेटर्स होते हैं इनका प्रयोग मेनली हम जो कूड़ा कचरा जो होता है इनको रखने के लिए, या सॉरी रखने नहीं, रखना कहा, रखेंगे कहा, जलाने के लिए। जो इंसरेटर्स होते हैं ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें कूड़े कचड़े को हम आसानी से जला सकते हैं। तो इंसरेटर्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम कूड़े कचड़े को जलाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हरित गृह प्रभाव क्या है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते बहुत ज़्यादा वैश्विक ताप की वृद्धि होती है। जब वैश्विक ताप की वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट हमारा कह सकते हैं अफेक्टेड होगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, तूफान आएगा। तो याद रखिएगा ताप से वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य? आपको पता है सीएनजी की बात की जा रही है। सीएनजी में पता है मेथेन मेन है, अबाउट 40 to 45% आपकी मेथेन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्ति के कगार पर है? तो यार डाइक्लोफिनॉक, पशुओं को डाइक्लोफिनॉक दिया जाता है, दर्द की दवा होती है। और जब ये जब, ठीक है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी गाय भैंस को दे दी गई डाइक्लोफिनॉक उसकी दर्द की दवा, अब वो तो मर गया। आपको पता है जो गिद्ध होते हैं वो इन्हीं गाय और भैंसों को खाते हैं, तो इनकी बॉडी में जो डाइक्लोफिनॉक केमिकल है वो गिद्धों में जाएगा, और गिद्ध के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, या वल्चर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि डाइक्लोफिनॉक को पचा पाए, इसलिए वो मर जाते हैं और धीरे धीरे वो लोप हो रहा है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आंखों सॉरी धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो याद रखिए पैरास्टिल नाइट्रेट। भाई देखिए CO2 तो होगा नहीं, पहले समझो ओजोन कहाँ से धुएं में आ जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और इन दोनों में देख लेते हैं। मान लिया आपको नहीं पता था तो याद रखिए कि आपका पैरास्टिल नाइट्रेट जो होता है ये जो धुएं होते हैं उनमें जो धुएं के चलते जो आंख से पानी आने लगता है, ठीक है, आंख में जलन होता है, वो आपका पैरास्टिल नाइट्रेट के चलते होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? ये तो बिल्कुल बाबू टाइप का क्वेश्चन था, किसमें से कौन सा जो ऊर्जा स्रोत है इसमें से कौन सा नहीं करता? आपको पता है सबसे किसके नाम हो रहा है सबसे अधिक? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपको पता है कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं, नाभिक ऊर्जा भाई हार्मफुल इफेक्ट है, पेट्रोलियम ऊर्जा का भी है, कोयला ऊर्जा का भी है, तो कौन सा हमारा बचता है? सोलर एनर्जी का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इस तरह 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उसको सॉल्व किया है, ठीक है। आप इसी तरह हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए, और अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड को बढ़ा के देखा करिए, ठीक है, बट पक्का आप इन क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।